आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करने वाले हैं। अकेलेपन का खूनी खेल। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना? हाँ बिल्कुल। सोचिए, जोर की बारिश हो रही है, रात का समय। एक आदमी है पैट्रिक, अपने कैंपर वैन में अकेला, और तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। एक अजनबी लड़की मदद मांग रही है। हाँ, और यहीं से वो रहस्य और तनाव का माहौल बनना शुरू होता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। इसके जो चौंकाने वाले मोड़ हैं, जो किरदार हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये देखेंगे कि ये कहानी हमें अकेलेपन, धोखे और मेमोरी मतलब याददाश्त के बारे में क्या बताती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखो, कहानी की शुरुआत ही बहुत क्लासिक थ्रिलर या हॉरर जैसी है। अकेलापन है, तूफान है, एक अजनबी मदद मांग रहा है। जिस तरह से ये कहानी सामने आती है ना, वो तुरंत एक उत्सुकता जगाती है। पैट्रिक का जो पहला रिएक्शन है, उसका शक करना। हाँ, वो शक वाली बात। ये सब आपको एकदम से बांध लेता है। लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो जैसा कहानी बताती है, पैट्रिक वैन में है, बाहर जोरों की बारिश, दरवाजे पर हुई दस्तक। पहले तो वो सोचता है छोड़ो, शायद बच्चे होंगे। कहानी में बताया गया है कि उसे लगता है शहर के बच्चे उसे तंग करते हैं, दरवाजा खटखटा के भाग जाते हैं। हाँ, ये भी एक अजीब बात है। मतलब क्या सच में बच्चे उसे तंग करते हैं, या ये बस उसका अपना वहम है, उसका दुनिया से कटा हुआ महसूस करना। सही कहा। ये शायद उसके अकेलेपन को दिखाता है, या दुनिया पर उसका जो भरोसा नहीं है उसे दिखाता है। बिल्कुल, वो बाहरी दुनिया को एक खतरे की तरह देखता है शायद। फिर दोबारा दस्तक होती है। इस बार एक लड़की की आवाज है, मदद मांग रही है, कह रही है कि उसे अगले शहर जाना है, क्या लिफ्ट मिल सकती है। पैट्रिक दरवाजा खोलता है, उसे अंदर बुलाता है, और जैसी वो अंदर आती है, पैट्रिक उसे देखकर थोड़ा चौंकता है। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। उसे लगता है जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा है। ये एहसास, ये बाद में बहुत मायने रखेगा। अब यहाँ पहला पेंच आता है। लड़की ने लिफ्ट मांगी, पर पैट्रिक कहता है, अरे मेरी वैन तो महीनों से खराब पड़ी है, चल ही नहीं सकती। देखा, मतलब वो लिफ्ट तो नहीं दे रहा, पर फिर कहता है कि चलो रात यहीं रुक जाओ, सुबह बस पकड़ लेना। हाँ, ये मदद है या कुछ और? वही तो। ऐसा लगता है जैसे वो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर पैट्रिक उससे पूछता है, भाई तुम इस तूफान में इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? और लड़की का जवाब कहानी को और उलझा देता है। हाँ, कहती है, मैं बीच पर सो रही थी, बारिश हुई तो जाग गई। बीच पर? पैट्रिक को लगता है ये हो ही नहीं सकता, बीच तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ, कहानी साफ करती है कि दौड़कर आना तो नामुमकिन है। तो पैट्रिक का शक और बढ़ जाता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट। पैट्रिक की नजर लड़की के पैरों पर जाती है। और पैरों पर बीच की गीली मिट्टी लगी हुई है। अरे, अब क्या? एक तरफ लगता है झूठ बोल रही है, दूसरी तरफ ये सबूत। बिल्कुल। यहीं पर कहानी हमें भी पैट्रिक की तरह उलझा देती है। समझ नहीं आता कि सच क्या है। शक और गहरा हो जाता है। इसके बाद लड़की पूछती है, क्या मैं फोन कर सकती हूँ? और पैट्रिक का जवाब फिर से अजीब। हाँ, कहता है वैन में फोन नहीं है, पर देखो मेज पर कुछ सिक्के रखता है, और कहता है पास में फोन बूथ है, वहां से कर लो। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि बूथ बंद होगा शायद। हाँ, पहले नाउम्मीद करता है, फिर कहता है, पर चाबी मेरे पास है, चाहो तो मैं साथ चल सकता हूँ। ये उसका तरीका है। देखो, मदद भी ऑफर कर रहा है, पर एक शर्त के साथ। एक तरह का माइंड गेम खेल रहा है वो। कंट्रोल, हमेशा कंट्रोल में रखना चाहता है। बिल्कुल। लड़की सोचती है बाहर जाने का, पर तूफान इतना तेज है कि वो रुक जाती है, और यहीं पैट्रिक का रवैया थोड़ा और अजीब होता है। हाँ, वो नहाने वाली बात। वो लड़की पर नहाने के लिए जोर देता है। कहानी बताती है कि लगभग हुक्म चला रहा हूं जैसे। लड़की डर जाती है, असहज महसूस करती है। ये जोर देना नॉर्मल नहीं लगता। ये उसकी कंट्रोल वाली फितरत को और दिखाता है। और इसी बीच जब लड़की वैन में इधर उधर देखती है, उसे दूसरी लड़कियों का सामान दिखता है। हाँ, वो शायद सोचती है कि पैट्रिक की पत्नी या किसी रिश्तेदार का होगा। लेकिन हमारे लिए जो कहानी सुन रहे हैं, ये एक रेड फ्लैग है। खतरे की घंटी। माहौल में टेंशन बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। तभी वैन की छत पर कुछ जोर से गुजरने की आवाज आती है। लड़की और डर जाती है। और फिर नहाते वक्त वो बहुत ही अजीब घटना होती है। लड़की को महसूस होता है जैसे 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 उसके सिर से खून बह रहा है। क्या सच में? हाँ, पर वो सोचती है, नहीं, ये मेरा वहम है, डर के मारे लग रहा होगा, और वो इस बात को झटक देती है। ये खून वाला सीन बहुत जरूरी है। कहानी इसे ऐसे दिखाती है कि हमें भी लगे शायद
वहम ही होगा। पर क्या ये आगे आने वाले किसी खतरे का इशारा है? या शायद कहानी सुनाने वाले का नजरिया ही भरोसे लायक नहीं है। हो सकता है। और इसी टेंशन के बीच पैट्रिक बाहर एकदम नॉर्मल बनने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए सूप बना रहा है। हाँ, सूप बनाता है, फिर उसे पहनने के लिए एक स्वेटर देता है। लड़की पूछती है ये किसका है? पैट्रिक कहता है मेरे दोस्त का। कौन सा दोस्त? कहानी में तो कोई दोस्त नहीं दिखता। वही तो, एक और झूठ शायद। लड़की स्वेटर पहन लेती है, फिर पैट्रिक उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगता है, शादी हुई है या नहीं। और लड़की का जवाब भी उसकी पर्सनालिटी दिखाता है, बेपरवाह, घूमने वाली। हाँ, कहते हैं मैं अपना ही ख्याल नहीं रख पाती, पति का क्या रखूंगी, मैं तो बस घूमती रहती हूँ शहर शहर और अक्सर ऐसी मुश्किलों में फंस जाती हूँ, जैसे अभी यहाँ फंसी हो। ये उसकी मजबूरी भी है और शायद यही बात पैट्रिक जैसे किसी को खींचती हो। लड़की भी पैट्रिक से पूछती है तुम इतनी रात तक क्यों जागे हो? और पैट्रिक का जवाब काफी उदास सा है। हाँ, कहता है मैं इतना अकेला हूँ कि नींद ही नहीं आती। अकेलापन, ये बार बार आता है कहानी में। वो उसे सूप पीने को कहता है, पर इस बार लड़की साफ मना कर देती है। अच्छा, उसे अब पैट्रिक पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। तो अब वो अविश्वास एकदम खुलकर सामने आ गया है। हाँ, लड़की का सूप फेंक देना दिखाता है कि वो कितनी डरी हुई है। अब वो उसके किसी भी दिखावे पर यकीन नहीं कर रही। और तभी माहौल को और डरावना बनाने के लिए दरवाजे पर फिर से दस्तक। फिर से? हाँ, पैट्रिक बुरी तरह घबरा जाता है। लड़की से पूछता है तुम्हारा कोई जानने वाला है, तुमने किसी को बुलाया? लड़की मना करती है। पैट्रिक दरवाजे से झांकता है, कोई नहीं। वो फिर कहता है अरे बच्चे होंगे। लेकिन जब वो पलटता है और देखता है कि लड़की ने सूप फेंक दिया है तो उसे गुस्सा आ जाता है। हाँ, कहता है तुम्हें खा लेना चाहिए था, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था। उसका गुस्सा शायद इसलिए भी है कि उसका कंट्रोल जा रहा है, लड़की उसके जाल में नहीं आ रही। लड़की भी कहती है मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। और इसी बहस के बीच लाइट चली जाती है। हाँ, अंधेरा। पैट्रिक टॉर्च लाता है और एक तरह से लड़की को जाने का मौका देता है। पर अजीब बात है। क्या? लड़की अब कहती है नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, हमें मिलकर फ्यूज ठीक करना चाहिए। है? ये क्यों? क्या उसे अब लग रहा है कि वो ज्यादा शक कर रही थी, या अंधेरे और तूफान से डरकर वो पैट्रिक के साथ ही सेफ फील कर रही है? पता नहीं, जो भी हो वो उसके साथ फ्यूज ठीक करने जाती है। और यहीं पर कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, पैट्रिक आगे चल रहा है, लड़की पीछे टॉर्च पकड़े हुए। अचानक टॉर्च की रोशनी पड़ती है पैट्रिक के कपड़ों पर। और कपड़ों पर खून के ताजे धब्बे, और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी है। ओ गॉड, ये देखकर तो लड़की का दिल बैठ गया होगा। बिल्कुल, उसका शक अब यकीन में बदल रहा है। लेकिन कहानी हमें फिर चौंकाती है। भागने के बजाय लड़की पैट्रिक की पीठ पर लगी किसी चोट के लिए दवा लेने अंदर जाती है। हाँ, और दवा के डब्बे में उसे कुछ ऐसा मिलता है जो और भी भयानक है। क्या? ढेर सारी अलग अलग बालियां, इयररिंग्स, बहुत सारी। हाँ, और कहानी ये बताती है कि उन बालियों में लड़की अपनी बालियां भी पहचान लेती है। ये कैसे हो सकता है? उसकी बालियां वहां कैसे? वो फौरन बाहर आती है, पैट्रिक से भिड़ जाती है, पूछती है ये मेरी बालियां तुम्हारे पास कैसे? पैट्रिक का जवाब क्या था? जवाब एकदम ठंडा, लॉजिकल लगता है, पर सिचुएशन में बहुत डरावना है। कहता है मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं, ये हो ही नहीं सकता कि मैंने तुम्हारी बालियां चुराई हूं, इनमें से कोई तुम्हारी नहीं हो सकती। इस जवाब से तो लड़की और डर गई होगी कि या तो ये झूठ बोल रहा है या इसका दिमाग ठीक नहीं है। बिल्कुल, वो जाने का फैसला करती है, लेकिन पैट्रिक अब इमोशनली टूट जाता है। हाँ, वो चिल्लाने लगता है तुम खुद मदद मांगने आई थी, मैंने मदद की और अब तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। लोग हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं? मदद मांगते हैं और फिर मुझे ही दोषी ठहराते हैं। इससे अच्छा तुम लोग मेरे पास आओ ही मत। ये रिएक्शन, क्या ये सच में उसका दर्द है, या ये भी एक चाल है खुद को बेचारा दिखाकर सहानुभूति लेने की? कहानी हमें उसके दिमाग के और करीब ले जाती है, पर सच अभी भी छुपा है। लड़की दरवाजा खोलती है, पर बाहर तूफान इतना भयानक है कि वो रुक जाती है, वापस मुड़ती है और माफी मांगती है पैट्रिक से। हाँ, कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पैट्रिक उसे माफ कर देता है। माहौल थोड़ा शांत होता है और वो ताश खेलने बैठ जाते हैं। अजीब है ये शांति, और इसी शांति में पैट्रिक अपनी कहानी सुनाता है, अपनी पत्नी की। हाँ, कैसे उसकी पत्नी ड्रग्स लेती थी, कैसे वो उससे पहली बार गैस स्टेशन पर मिला था, वो भूखी थी, उसने उसे चिप्स खरीद कर दिए थे, और कैसे ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। कहानी बहुत दुख भरी लगती है, इतनी दुख भरी कि लड़की को उस पर यकीन होने लगता है, शायद वो उसके दर्द को समझ पाती है। और इस बार जब पैट्रिक उसे ड्रिंक देता है, वो पी लेती है। अरे उसने पी ली? हाँ, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक पीती है,
बाहर एक गाड़ी की आवाज आती है। पैट्रिक देखने जाता है और तभी लड़की को बेडरूम से फोन की वाइब्रेशन सुनाई देती है। फोन, एक उम्मीद कि शायद वो मदद बुला सकती है। वो तेजी से बेडरूम की तरफ जाती है। वो बेडरूम का पर्दा हटाती है और जो देखती है वो भयानक है। क्या देखती है? अंदर बिस्तर पर एक लड़की की लाश पड़ी है। लाश? हाँ, और उसके हाथ में चिप्स का वही पैकेट है जिसका जिक्र पैट्रिक ने अपनी कहानी में किया था। ओह, तो वो कहानी वो पत्नी की नहीं थी? नहीं, वो इसी शिकार की कहानी थी। उसने इस लड़की को गैस स्टेशन पर फंसाया, चिप्स दिए, यहाँ लाया और मार डाला। चिप्स जो सहानुभूति जगाने के लिए इस्तेमाल हुए, वो अब उसकी वैशीपन का सबूत बन गए। ये खुलासा तो होश उड़ा देने वाला है। लड़की चीख कर भागने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक दरवाजे पर ही खड़ा है। वो उसे पकड़ लेता है, हमला करता है और बांध देता है। और फिर वो बताता है कि उसने पहली लड़की को कैसे मारा था, एक खास ड्रग से। हाँ, जिससे शरीर सूख जाता है, गला सूज जाता है और तड़प तड़प कर मौत होती है। और फिर वो सबसे डरावनी बात कहता है, तुम्हारी मौत भी वैसे ही होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे ड्रिंक में भी वही ड्रग मिला दी है। ओह गॉड! लड़की को वो असर महसूस होने लगता है, गला रुंध जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ तक ये एक सीरियल किलर की भयानक कहानी लगती है। हाँ, लेकिन अब आता है पहला बड़ा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। एक और ट्विस्ट। हाँ, कहानी बताती है कि पैट्रिक एक सीरियल किलर है। वो लाश उसकी पत्नी नहीं, शिकार थी। लेकिन जो लड़की मदद मांगने आई थी, हाँ, वो कौन थी? वो कोई और नहीं। हाँ, बल्कि वही लड़की थी जिसे पैट्रिक ने कहानी के बिल्कुल शुरुआत में बारिश में भीगते हुए अपनी कार से देखा था। क्या? तो जब उसने कहा था कि उसे लगा उसने लड़की को कहीं देखा है, वो सच था? हाँ, उसने उसे पहले ही अपना अगला शिकार चुन लिया था। ये तो उसके अपराधों को और ज्यादा सोचा समझा बना देता है। ये सिर्फ संयोग नहीं था। बिल्कुल। कहानी ये भी बताती है कि पैट्रिक अब बूढ़ा हो चुका है। ये सालों से चल रहा है। जवानी से अब तक न जाने कितनी लड़कियों को मारा है उसने। उसे आदत हो गई थी मारने की। हाँ, पर कहानी ये भी इशारा करती है कि कभी-कभी उसे पछतावा भी होता था। वो इतना अकेला और मानसिक रूप से टूट चुका था कि अपने शिकारों को ही अपनी कल्पना में पत्नी या दोस्त कहने लगता था। ये उसके किरदार को और जटिल बनाता है। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, एक टूटा हुआ इंसान भी है, जिसका अकेलापन उसे यहाँ तक ले आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, असली धमाका तो अब है। सबसे बड़ा रहस्य जो पूरी कहानी को, हमारी पूरी समझ को पलट कर रख देगा। क्या है वो? कहानी बताती है कि लड़की के वैन में आने के बाद वो सारी बातचीत, वो शक, वो सूप, ताश का खेल, लाश का मिलना, ड्रग देना, हाँ, असल में हुआ ही नहीं था। क्या मतलब? हुआ ही नहीं था? तो वो सब क्या था जो हमने सुना? वो सब पैट्रिक का वहम था। उसकी टूटी हुई याददाश्त और अपराध बोध से निकली एक भयानक कल्पना। कल्पना? हाँ, असलियत सिर्फ इतनी थी कि जैसे ही वो विजिटर लड़की मदद मांगने अंदर आई, पैट्रिक ने उसी वक्त बिना कुछ कहे सुने उसे हथौड़े से मार डाला था। हे भगवान! तो वो खून जो लड़की को नहाते वक्त महसूस हुआ था, वो शायद वहम नहीं था, वो असलियत थी, या मरने के बाद का कोई एहसास। हाँ, लड़की की मौत कहानी के शुरुआत में ही हो चुकी थी। उसके बाद जो भी हुआ वो पैट्रिक के बीमार दिमाग की उपज थी। उसका दिमाग इतना खराब हो चुका था अपराधों के बोझ से कि वो अपनी शिकारों के साथ काल्पनिक बातें करता था, उन्हें मरते हुए देखता था, शायद अलग अलग शिकारों की यादें मिला के एक नई कहानी बनाता था अपने दिमाग में। वो बालियां, वो यादगार के तौर पे रखी चीजें थीं जो उसके वहम का हिस्सा बन गईं। ये कहानी कहने का एक अविश्वसनीय तरीका है। यह हमें सीधे कातिल के दिमाग के अंदर ले जाता है, दिखाता है कि उसकी दुनिया कितनी टूटी हुई, कितनी बिगड़ी हुई है। हाँ, अविश्वसनीय नरेटर का परफेक्ट उदाहरण। पूरी कहानी ही एक भ्रम निकली। हम पूरे देर हत्यारे के नजरिए से देख रहे थे, जो खुद ही सच्चाई से बहुत दूर था। और कहानी का अंत वो कैसे होता है? अंत भी इसी भयानक मनोवैज्ञानिक लेवल पर होता है। कहानी बताती है कि आखिर में पैट्रिक अपने ही वहम में घिर जाता है। उसे उन सभी लड़कियों की आत्माएं दिखती हैं जो शायद उसके अपने गुनाहों का ही रूप है, और वो उसे वही ड्रग पीने पर मजबूर करती हैं जिससे वो दूसरों को मारता था। और पैट्रिक वो पी लेता है? हाँ, बिना किसी विरोध के वो ड्रग पी लेता है। तो उसका अंत भी उसी दर्द में होता है जो उसने दूसरों को दिया। वो अपने ही गुनाहों के बोझ तले, अपने अकेलेपन में खत्म हो जाता है। एक तरह का पोएटिक जस्टिस लगता है।
पर क्या ये सच में न्याय है? तो देखा आपने, ये कहानी हमें कहां से कहां ले गई। एक आम सी लगने वाली थ्रिलर सिचुएशन से शुरू होके इंसान के मन की अंधेरी गुफाओं तक। परत दर परत सच खुलते गए। पैट्रिक का सीरियल किलर होना, विजिटर का असल में शुरुआत में ही मर जाना, और फिर पूरी बातचीत का पैट्रिक का वहम होना, ये सब मिलकर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग अनुभव देते हैं। बिल्कुल। और इस कहानी से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो हैं अकेलापन, उसका खतरनाक असर, धोखा जो इंसान दूसरों को और खुद को देता है, एक अविश्वसनीय नैरेटर का मनोविज्ञान कैसे एक टूटा हुआ दिमाग अपनी ही सच्चाई गढ़ लेता है, अपराध बोध की ताकत और याददाश्त कि वो कितनी धोखेबाज हो सकती है। कहानी दिखाती है कि कैसे हिंसा और अकेलापन एक इंसान के दिमाग को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। पैट्रिक का अंत उसी ड्रग से होता है, वो अपने गुनाहों के बोझ में दबा मर रहा है। क्या ये अंत किसी तरह का समाधान है? क्या ये न्याय है? उसका अपराध तो उसी के साथ खत्म हो गया। सही कहा। या ये सिर्फ ये दिखाता है कि जो चरम हिंसा करता है उस पर उसका मनोवैज्ञानिक असर कितना भयानक होता है। एक ऐसा अंत जो बस उसी तक रह गया, जबकि उसके कर्मों का असर तो दुनिया पर रह गया। हाँ, तो ये कहानी हिंसा के जो स्थायी मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं, खासकर अपराधी पर, उसके बारे में क्या गंभीर सवाल खड़े करती है। सोचने वाली बात है।